डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में पंखे के नीचे बैठने में हमें आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि यह हवा को गतिशील बनाता है जिससे पसीने की वाष्प अंदर बढ़ जाती है, जिससे गर्मी में पंखे के नीचे बैठने में हमें सहज महसूस होता है, आराम महसूस होता है। यह किस ऊष्मा के कारण हुआ? तो गुप्त ऊष्मा के कारण हुआ, लेटेंट हीट के कारण हुआ। आपका आंसर निकल गया होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यह हवा को गतिशील बनाता है जिससे पसीने की वाष्प अंदर बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि हमारा शरीर पसीने से लथपथ है तो पसीने को वाष्प में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और वह ऊष्मा हम लोग के शरीर से प्राप्त किया जाता है गुप्त ऊष्मा के रूप में। किस ऊष्मा के रूप में? गुप्त ऊष्मा के रूप में। यह गुप्त ऊष्मा है क्या? तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्लियर है? इसमें आपका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगे ध्वनि तरंगों से निम्नलिखित रूप में भिन्न है। तो यह किस प्रकार से भिन्न है? यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जितने भी तरंग है उसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव उस वेव को कहा जाता है जिसको ट्रांजैक्शन के लिए, संचरण के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ठोस रहे, द्रव रहे या गैस रहे, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव को कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रहे तो भी ठीक और ना रहे तो भी ठीक। और जितने भी अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है। अब अपने क्वेश्चन में चलें, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में भिन्नता कैसे है? तो देखिए, प्रकाश तरंग एक अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या है? प्रकाश तरंग नॉन मैकेनिकल वेव है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। इसको संचरण के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव है। क्या है ये? मैकेनिकल वेव है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार की होती है। क्लियर है सभी को? आपका आंसर निकल गया होगा। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है, जबकि ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है? प्लेनेट क्या है? तो वह आकाशीय पिंड जिसका अपना ना तो प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है, और वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित और उष्मित होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब प्रकाश लुमिनस और नॉन लुमिनस, प्रदीप्त और अप्रदीप्त दोनों। प्रदीप्त लुमिनस उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है और अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जबकि अप्रदीप्त नॉन लुमिनस के पास इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह टिमटिमाता नहीं है। क्यों? क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन ग्रह, ग्रह में तो अपना प्रकाश है ही नहीं, तो अपवर्तन होगा नहीं। तो यह तो क्लियर है कि ग्रह टिमटिमाता नहीं है और वह अदीप्त पिंड है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अदीप्त पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में दिखने पर बहुरंग दिखते हैं। ठीक है,
तो साबुन के बुलबुले प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। मतलब जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तब रंगीन दिखाई पड़ता है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, पतली परत द्वारा प्रकाश से व्यक्तीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप है। तो परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर वह न्यूनतम तापमान है जिस पर किसी वस्तु के तापमान को ले जाना संभव नहीं है। यह केवल सैद्धांतिक ताप है। यह कितना होता है? तो 0 केल्विन या -273 सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होता है या 0 केल्विन होता है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है और जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार है। विमंदक मतलब स्लो करना। ठीक है, इसमें तीन ही चीज़ तो होता है, न्यूट्रॉन को स्लो करना, न्यूट्रॉन को नियंत्रण करना और न्यूट्रॉन को ठंडा करना। न्यूक्लियर रिएक्टर जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। किस अभिक्रिया पर? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। देखिए, विश्व का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मिंग के द्वारा यूएसए के शिकागो में यहाँ 3 चीज़ों पर प्रयोग किया गया। पहला मॉडरेटर, दूसरा कंट्रोलर और तीसरा कूलेंट। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहला मॉडरेटर, दूसरा कंट्रोलर और तीसरा कूलेंट। आप समझ गए होंगे। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, न्यूट्रॉन को धीमा करना। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 में कब तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया था? तो जून 1948 तक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जून 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसे ध्यान से समझेंगे। लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, जब 1929 से 1930 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें बादशाह खां, बड़वे अफगान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा गया, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया ब्रिटिश को, अंग्रेज को भारत से खदेड़ भगाने के लिए। क्लियर है सभी को? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत से अंग्रेज को भगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाई गई? देखिए, इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इसे ध्यान से समझेंगे। बाबर ने आगरा के 4 बाग शैली में आराम बाग बनवाया था। आगरा के 4 बाग शैली में आराम बाग बनवाया था, जहाँ चारों ओर से झरना का पानी झरते रहता था। तो शायद हुमायूं, जो इसका पुत्र था बाबर का, उसे लगा कि अब्बा जान शांति प्रिय प्रकार का रहना चाहते हैं, तो उन्हें उनके मृत्यु के पश्चात इसी आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया। लेकिन जब अकबर के काल में बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे अब्दुल रहीम खान के द्वारा फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से किया गया। किस नाम से? बाबरनामा नाम से किया गया। अब्दुल रहीम खान कौन था? तो बैरम खां का पुत्र था, जो अकबर के नवरत्न में से एक था। इन्होंने तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखा था, उसे फारसी में अनुवाद करवाकर बाबरनामा नाम से किया। इसने अकबर से कहा कि आपके दादा जान का अंतिम ख्वाहिश था कि मुझे मरने के बाद मेरे अस्थि पंजर को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत काबुल में दफनाया जाए, लेकिन आपके अब्बा जान दफना दिए कहाँ? तो आगरा के आराम बाग में। तो आपके दादा जान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी, इसने कहा। तब अकबर ने कहा कि जो पिता ने नहीं किया वो पोता करेगा,
और अकबर ने उस आगरा के कब्र को निकाला और उसे ले जाकर के काबुल में दफना दिया। अतः वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में कितने मुगल बादशाह जिनका मकबरा भारतीय क्षेत्र से बाहर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। तो वो कितने हैं? तो वो 3 हैं, ठीक है। पहला बाबर, दूसरा जहांगीर और तीसरा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्फ बहादुर शाह द्वितीय का। ये तीनों का मकबरा भारतीय क्षेत्र से बाहर में है। जफर का कहाँ है? तो रंगून में, जहांगीर का शहादरा लाहौर में और बाबर का काबुल में। क्लियर है सभी को? आपका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। इच्छा अनुसार इन्हें कहा था काबुल में दफनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान प्रारंभ हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेंगे। जब 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत आया, भारत का वायसराय बनकर। वैसे तो भारत का वायसराय बनने से पहले ही 4 बार आ चुका था, अतः रग रग से वाकिफ था कि कौन क्या कर रहा है और कौन कहाँ है। तब उसने देखा कि बंगाल के क्षेत्र में ज़बरदस्त राष्ट्रीयता का उद्भव हो रहा है, तो उसने राष्ट्रीयता पर प्रतिघात करने के लिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। आप लोग डेट भी याद रखेंगे। लेकिन घोषणा होते ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस इत्यादि नेताओं ने हिस्सा लिया और कहा कि देखिए, लॉर्ड कर्जन तो अभी घोषणा ही किया है ना, लेकिन यदि लागू कर दिया तो जिस दिन लागू करेगा उस दिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाएंगे और समस्त भारतीय अपने कलाई पर रक्षाबंधन का सूत्र मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे और उस दिन शोक दिवस भी मनाएंगे। देखिए, उस दिन पहली बार भारत की महिलाओं ने भी घर के चौखट से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में हिस्सा ली थी। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। क्लियर है सभी को? इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदाऊनी ने लिखा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ठीक है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो वह कौन था सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक, जो 23 भाषा का ज्ञानी था, फिर भी इनके शासनकाल में को असफल माना गया। ठीक है, इसका लंबा कहानी है, फिर कभी समझाएंगे। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा किस लिए विख्यात है? तो यह ताप विद्युत केंद्र है जो उत्तर प्रदेश का है। यह क्या है? ताप विद्युत केंद्र है जो उत्तर प्रदेश का है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यह ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे डीजल इंजन कहाँ बनाए गए? यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सभी को एक एक करके देखेंगे। चित्तरंजन जो है, चित्तरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स इलेक्ट्रिक। ठीक है। बनारस जो है, बनारस में डीजल इंजन कारखाना है। कपूरथला में क्या हो जाएगा? रेल कोच फैक्ट्री जो पंजाब के निकट में है। और जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर टिस्को है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, जो कहाँ है? टाटा जमशेदपुर। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या रहा है? डीजल इंजन कहाँ बनाए गए? तो डीजल इंजन कहाँ बनाया गया भाई? तो बनारस में। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा नदी। इसमें चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, और दूसरा है
श्रीशैलम बांध परियोजना, ठीक है ना। कृष्णा नदी पर दो हो गया, श्रीशैलम और नागार्जुन। अब गोदावरी नदी पे चले तो गोदावरी पे पोचमपाद एवं जायकवारी परियोजना है। पोचमपाद एवं जायकवारी परियोजना है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध परियोजना और ताप्ती नदी पर काकरापारा एवं उकाई बांध परियोजना है। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कृष्णा नदी पर क्या है? तो अर्जुन सागर बांध है और श्रीशैलम बांध है। जबकि गोदावरी पर क्या है? पोचमपाद एवं जायकवारी। और कावेरी पर है मैटूर बांध परियोजना। ताप्ती पर है काकरापारा एवं उकाई बांध परियोजना। इसमें जो आप उसका आंसर है वो ए ऑप्शन कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देवदार, साइकस, पाइनस, स्प्रूस, चीर फर, रोडवुड, आयरनवुड, महोगनी, ये सभी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जिसमें अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि पर्णपाती, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में, पर्णपाती वन में एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? पर्णपाती में। और सदाबहार में क्या पाया जाता है? सदाबहार में अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, सदाबहार वन को विषुवत रेखीय वर्षा वन भी कहा जाता है। किसे? सदाबहार वन को विषुवत रेखीय वर्षा वन भी कहा जाता है। और देवदार, साइकस, पाइनस की लकड़ी काफ़ी सॉफ्ट एवं मुलायम होता है। जबकि महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड की लकड़ी जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। इसमें ये भिन्नता है। क्लियर है सभी को? आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देवदार जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है। जो इसमें किस प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ पे पर्णपाती है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ये इसमें एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी नहर निम्नलिखित राज्यों को जोड़ती है। तो किसे जोड़ती है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश को। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर नदी का नदी मुहाना है तो कहाँ है? अटलांटिक महासागर। और यही नाइजर नदी पर एक बांध है जिसे कैंजी बांध कहते हैं। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह पूरी तरह से नेपाल में स्थित है, जो मुख्य हिमालय की चोटी है। किसकी? मुख्य हिमालय की चोटी है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जो ब्रिटेन की है। कहाँ की है? ब्रिटेन की है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन। एयर इंडिया कहाँ का है? तो एयर इंडिया जो है वो भारत का है। एयर इंडिया भारत की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो क्या बनता है? देखिए, कैल्शियम कार्बाइड को क्या कहेंगे? CaC2 कहेंगे। और कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तब C2H2 गैस प्राप्त होता है। क्या होता है? C2H2 गैस प्राप्त होता है। एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में और गैस वेल्डिंग के दौरान किया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो एक मात्र प्लांट गैसियस हार्मोन है। क्लियर है सभी को? आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, एसिटिलीन गैस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो अवस्थित है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
सारगेसो का नाम सारगेसो क्यों पड़ा? तो सारगैसम नामक शैवाल के कारण। सारगैसम एक घास है जिसे शैवाल कहते हैं। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच अवस्थित है। इसका नाम किसके कारण पड़ा? तो सारगैसम नामक शैवाल या घास के कारण सारगेसो सागर पड़ा। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसे ध्यान से समझेंगे। ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में श्वसन प्रक्रिया के दौरान, किस प्रक्रिया के दौरान? श्वसन प्रक्रिया के दौरान होता है। देखिए बी ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण है और प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज अणु का फॉर्मेशन संश्लेषण होता है। अतः इसे प्रकाश संश्लेषण को उपचय या एनाबोलिक या सिंथेसिस या कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन श्वसन को कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव या केटाबोलिक उपचय प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है। और पूरे श्वसन की प्रक्रिया में ध्यान देंगे, जब कोशिका में श्वसन गया तो एक ग्लूकोज अणु के विखंडन से 40 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना होता है? 40 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि प्राप्ति होता है 38 एटीपी का। क्यों? क्योंकि कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पायरेशन के ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी खर्च हो जाता है। कितना खर्च हुआ? 2 एटीपी खर्च हुआ। अतः पूरे श्वसन की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज अणु के विखंडन से 40 माइनस 2 इजकल टू 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्योंकि 2 एटीपी तो खर्च हो जाता है, तब तो 38 एटीपी बचा। क्लियर है सभी को? इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्रेता अधिक, विक्रेता अधिक, फर्म की संख्या अधिक, फर्म का प्रवेश करने और निष्कासन में स्वतंत्रता होती है और एक समान प्रचलित कीमत होने के कारण कोई भी क्रेता विक्रेता को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और न ही विक्रेता ठगाता है और ना ही क्रेता ठगाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन का आकार होता है। तो जिन का आकार कैसा होता है? सबका आकार कैसा? स्पाइरल या सर्पाकार है। डीएनए का आकार कैसा होता है? तो स्पाइरल था। डबल हेलिकल मॉडल स्पाइरल। तो जिन का आकार कैसा होगा? सर्पाकार। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शिखर है। इसमें ध्यान से आंसर लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च शिखर से 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे। भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी यदि पूछे, किसका? मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम में भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी यदि पूछे तो माउंट केटू है, जो पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। आंसर आपका निकल गया होगा। जिन्होंने बी नंबर मारा है वो सभी गलत हैं और जिन्होंने सी मारा है वो सभी सही हैं, क्योंकि भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू या गाडविन आइंस्टीन या काराकोरम है, जो विश्व का दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यह चोटी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को यकृत बदल देता है। तो किस रूप में बदल देता है? शर्करा को लीवर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है।
तो क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन का। सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसका पड़ा? नाइट्रोजन का। उसके बाद पड़ा फास्फोरस का पुष्पन के लिए। उसके बाद पड़ा कैल्शियम का तना की मजबूती के लिए। तो इसमें बचेगा कौन सा? तो सोडियम। तो सोडियम जो है वो लंबाई या वृद्धि के लिए पौधों में आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित करने के लिए आपको चारों का डेट याद होना चाहिए, तभी आप मिला पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करा देते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में हुआ था, लेकिन भारत आया था 1928 में। भारत कब आया? 1928 में आया। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1920 में। पूना पैक्ट समझौता जो गांधी एवं अंबेडकर के बीच में हुआ था वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और ये 1920 है। अब बचा गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली में हुआ था 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में। अब आप इसमें से आंसर निकालिए। इसमें जो पहला नंबर पर हो जाएगा 1920 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 28 हो जाएगा, 1 31 32, यानी कि 2 1 4 3। इसमें कौन सा है आंसर आपका? डी ऑप्शन, 2 1 4 3, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ये सभी को आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंपरी संबंधित है तो किससे संबंधित है? पिंपरी एक एंटीबायोटिक कारखाना है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इस ऑप्शन में से एंटीबायोटिक कौन है? तो प्रयोगशाला में निर्मित पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसकी खोज सूर्या सर ने नहीं बल्कि एलेक्जेंडर ने कवक से, कौन सा कवक? पेनिसिलिन नामक कवक से किया था। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया में होता है तो क्या होता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जा गया, क्षमता बढ़ गया, प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है। अतः मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया गया? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया गया, जो प्रकाश के किरण को डाइवर्ज कर देता है। प्रकाश के किरण को कौन डाइवर्ज किया? तो अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। और जहाँ पर निकट दृष्टि दोष है वहाँ पे हो जाएगा हाइपर मेट्रोपिया। क्या हो जाएगा? हाइपर मेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बापू का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर गुजरात के साबरमती आश्रम, जो 1916 में बना था, वहाँ से 1 + 78 = 79 लोग थे, जिसमें से 78 भारतीय और एक अंग्रेजी पत्रकार था जिनका नाम था वेब मिलर। अंग्रेजी पत्रकार का नाम क्या था? वेब मिलर। जो 24 दिन की लंबी पैदल यात्रा थी, जिसकी दूरी 240 मील या अप्रोक्स 385 किलोमीटर था, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, यदि मील में पूछे तो 240 मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 मील। और किलोमीटर में हो जाएगा 385। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
सबसे छोटा कण है। इसे ध्यान से समझेंगे। ब्रह्मांड का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। इससे थोड़ा बड़ा प्रोटॉन है और इससे थोड़ा और बड़ा न्यूट्रॉन है। ठीक है, सबसे छोटा एवं हल्का कण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। और इससे थोड़ा बड़ा प्रोटॉन हो गया और इससे थोड़ा और बड़ा न्यूट्रॉन हो गया। यदि आपसे पूछता कि तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें उस तत्व का सारा कैरेक्टर पाया गया और वह स्वतंत्र नहीं है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, एटम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाया? एटम कहलाया, परमाणु कहलाया। इसे डाल्टन ने बताया कि अविभाज्य है। डाल्टन ने क्या बताया? अविभाज्य है। डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन रहता कि तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण पाया गया और वह स्वतंत्र अवस्था में भी है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है, यह मॉलिक्यूल कहलाया, अणु कहलाया। इसे एक लाइन में समझते हैं तो रासायनिक तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, एटम, जबकि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से कौन गलत है? इसमें सभी को पढ़ना होगा क्योंकि हमें गलत को निकालना है। ऑप्शन ए में देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बिल्कुल सही है। सेकंड है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य गलत हो जाएगा, ये बी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। ऑप्शन सी में देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री के कहने पर भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 85 के तहत। ये जो आपका सी है वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी में जो है वो मनी बिल केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी है, गलत है। तो आपका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? हमें यहाँ पे गलत को निकालना है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत है और डी ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि बी और डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों दोनों ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसकी कृति है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारा परिक्रमा करता है, ध्यान देंगे, किसके चारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर। और पुच्छल तारा के बारे में प्रथम जानकारी टाइको ब्राहे ने दिया था। किसने दिया था? टाइको ब्राहे ने दिया था। और हेली क्या है? हेली एक पुच्छल तारा है जो प्रत्येक 76 वर्ष पर दिखाई देता है। पिछली बार दिखाई दिया था 9 फरवरी 1986 को, लेकिन अब दिखाई देगा 9 फरवरी 2062 में। तब तक हम लोग ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है? और वहाँ से और बहुत क्लियर दिखाई देगा। इसमें से आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्टेट से मापा जाता है, तो सेक स्टेट से क्या मापा जाता है? समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को घटना घटी थी, तो 11 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ था। इसमें से आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? यह ट्रिपल एंटीजन डीटीपी है, जो डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर परट्यूटिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टी फॉर टीटनस। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, काली खांसी, टीटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टीटनेस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? ब्रॉडगेज में यदि एमएम में पूछे तो 1676 एमएम हो जाएगा। कितना होगा? 1676 एमएम हो जाएगा। जबकि मीटर में 1.676 मीटर होगा। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के लिए आपका लास्ट सवाल,
निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? तो एडेनिन है ही, साइटोसिन है ही, थायमिन है ही, एक यूरेसिल जो है वो आपका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं को सिलेक्ट करना है, तो यूरेसिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डीएनए के थायमिन क्षार के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।